Okay, अस्सलाम वालेकुम. Sorry, आज क्लास थोड़ी लेट हो गई. Sorry for that. नेट का थोड़ा सा इशू था, I guess. So, हम लोगों ने जो है वो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, that was about the structure of cell membrane. और हम लोग वहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ये how do we actually like form the structure of cell membrane in our body है. इसके अंदर जो है हम लोगों ने एक कंपोनेंट के ऊपर और बात करनी है. वो ये कि इसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं. Okay. हमारे पास जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था. लैंडस्केप पे रोटेट करना है तो बेटा उसमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि लैंडस्केप के ऊपर जो है ना वो ज्यादा जूम इन कर रहा होता है और उसकी वजह से जो है ना बार बार आपको जो है ना ब्लर होती हुई दिख रही होगी. सो आई हैव ट्राइड दैट. अभी इसके ऊपर कर लो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं इसको ट्राई कर लूंगा लैंडस्केप को. ठीक है. ओके. हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था ना फॉस्फोलिपिड का, जिसके ऊपर मुझे बार बार वेटिंग रूम से जाके बच्चों को वही एडमिट करना पड़ रहा है. मुझे एक मिनट दीजिएगा. It's done. Okay. Now I'm done. Okay. So हमारा जो स्ट्रक्चर था that was fluid mosaic model that was actually represented by Singer and Nicholson. ठीक है. अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने जो उसके जो बेसिक पॉस्टुलेट्स है उसके ऊपर बात करी थी कि जो ये जो आपके पास लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. इट इज एक्चुअली लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन. अच्छा, और इसके जो एक और इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट आता है इसी हवाले से वो ये भी है कि ये आप लोगों ने बात पढ़ी भी होगी कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, द प्रोटीन्स आर floating in lipids as icebergs. ठीक है. और हमने जो है वो अब उस प्रोटीन की बेसिकली दो टाइप्स पढ़नी है. एक टाइप होती है आपके पास इंट्रिंसिक टाइप और एक टाइप होती है आपके पास एक्सट्रिंसिक टाइप, जिनको हम इंटीग्रल और एक्सट्रीग्रल कह देते हैं. यार दानियाल ताहिर को मैं ऐड नहीं कर पा रहा. हो गया. ओके. मैं जब भी ऐड करता हूँ ये जूम आउट कर देता है. ओके. लेट्स सपोज कि हम लोग इंट्रिंसिक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स रख रहे हैं और इसके अंदर जो है ना क्या क्या इसका काम है पर्टिकुलर. ठीक है. और किस तरह से इसकी फंक्शनिंग हो रही होती है.
तो हमारे पास वही बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर है लिपिड का, ठीक है, जो ये फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली, लाइक दिस। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, यहाँ पर जो प्रोटीन बेसिकली कंप्लीटली, मैं अभी तो 1 मिनट आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो प्रोटीन कंप्लीटली क्रॉस कर रहा होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर पार्ट, यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक जा रहा होता है, ये आपके पास इंट्रिंसिक का एक पार्ट है। और एक इंट्रिंसिक का पार्ट वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस के ऊपर मौजूद है, बट वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है, लाइक दिस। ये दोनों के दोनों आपके पास जो है ना प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। रही बात एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की, तो जैसे कि जी प्रोटीन होता है, उसके साथ सिग्नलिंग करने में काम आ रहा होता है, तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, सही है। अब मैं इन दोनों को मार्क करता हूं, विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली। This is about intrinsic protein, okay, and then this is about extrinsic protein, okay। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन जो है वो सरफेस के साथ साथ अटैच होते हैं, और वो बेसिकली मूव करवाते हैं, मतलब वो बेसिकली हेल्प करवाते हैं इन they help in cell signaling। सेल सिग्नलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर कमांड फ्रॉम आउटसाइड द सेल टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल मूव कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्शन यही हो, डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है, सही है। आप कोई कमांड मूव करवाना चाह रहे हो फ्रॉम इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल, तो वो भी, उसमें भी जो है वो आपके पास ये प्रोटीन्स हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक प्रोटीन ओवर हियर, इंट्रिंसिक प्रोटीन बेसिकली आपके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो हम ये बोलेंगे दैट दे आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दीज इंट्रिंसिक प्रोटीन, उनका काम सिर्फ ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करवाना नहीं होता है, इसके अलावा भी ये हेल्प कर रहे होते हैं by forming receptors। रिसेप्टर वो जो कि रिसीव करता है किसी स्ट्रक्चर को, जैसे कि आपके पास कोई हार्मोन हो गया या कोई दूसरा सेल सिग्नलिंग का ही कंपोनेंट हो गया, जो कि सेल सिग्नलिंग इंड्यूस करवा रहा होगा, तो सेल के अंदर या तो सेल से स्टिमुलस लेकर जा रहा होगा बाहर की तरफ। अच्छा जी, अब इसके अंदर जब आप बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन फ्लोट कर रहे होते हैं, और इसी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमने इसको नाम दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सही है। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक चीज आ जाती है, वो मतलब एक टर्म यूज होती है, वो है टर्म ऑफ फ्लूइडिटी। जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है।
अच्छा मैं एक मिनट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, सो व्हाट परफॉर्म डिसकंटिन्यूअस मोशन इन लिपिड बाइलेयर। बेटा डिसकंटिन्यूअस मोशन जो आप जिसको आप बेसिकली मोजाइक मोशन कह रहे हैं, वो बेसिकली प्रोटीन्स की वजह से होता है, सही है। सर द एक्सट्रिंसिक इज इनर साइड और आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एक्सट्रिंसिक जो है वो मोस्टली आपके पास इनर साइड के ऊपर होता है, बट आउटर साइड के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं, इससे हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सही है। लाइक ओवर हियर मैंने जो है वो इसको इनर साइड पे बनाया हुआ है, ये जो ग्रीन से जो बनाया था, और दूसरी तरफ भी हो सकते हैं एक्सट्रिंसिक, तो कोई मसला नहीं। रिसेप्टर्स आर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। रिसेप्टर्स आर मोस्टली intrinsic, and sometimes receptors are even made up of some other substances like you know, saccharides or carbohydrates even including them, ठीक है। uh, do extrinsic proteins also act as cell surface receptor? सेल सरफेस रिसेप्टर तभी करवाएंगे या तभी एक्ट कर रहे होंगे when they are present on the outer side of the cell surface, okay. What about transmembrane protein? Transmembrane proteins are always intrinsic protein, okay, and they are mostly used as transport protein because they help in transport of water soluble substances. And our extrinsic protein, transmembrane protein, no, extrinsic proteins are never transmembrane protein because they are present outside or like you know on the outer or inner surface of the membrane, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, मैंने इकट्ठे एक साथ ही सबको जवाब देने की कोशिश करी है। अच्छा और क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्ट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन सेल सिग्नलिंग रिसेप्टर? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर जो आपके पास लाइक दिस इस तरह का जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा वो सेल सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। जो भी चीज रिसेप्टर के तौर पे मौजूद होगी, देखो रिसेप्टर इज ऑलवेज हेल्पिंग आउट यू एज लाइक यू नो इन ट्रांसमिटिंग एनी पर्टिकुलर मैसेज, और ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ही तो सेल सिग्नलिंग है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक अच्छी बात ये होती है कि इतनी डिटेल नहीं है, जैसे कि हमारे पास जो है ना इस कंटेंट के अंदर हमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वी डू नॉट नीड टू डिस्कस अबाउट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंडिविजुअली, हम उसको इंट्रिंसिक में ही कवर अप कर रहे होते हैं, या हमें एक्सट्रिंसिक को जो है ना स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि यार ये सेल सिग्नलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ये तक भी नहीं पूछा जाता। इज जी सिग्नलिंग इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ ना कि एक्सट्रिंसिक की कोई एग्जांपल ही नहीं दी रिसेंट बोर्ड के अंदर, और AQ में भी नहीं पूछा जाएगा। डू वी नीड टू डिस्कस कोलेस्ट्रॉल रोल इन मेम्ब्रेन फॉर AQ? नो बेटा, you do not need to discuss that also. Antigens are included in which category? Antigen are included in which category? एंटीजन को आप इससे अगर रिलेट कर रहे हो तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन के तौर पे आ जाएगा ना, अगर वो सेल सरफेस स्ट्रक्चर बना रहा है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन का पार्ट होगा एंटीजन, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक अगेन। अच्छा अब इसके अंदर जो है वो आपके पास एक एलिमेंट आ जाता है, वो बेसिकली ये कि जो लिपिड है, ठीक है, वो किस किस तरह की चीजों को अपने पास से ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, और जो आपके पास प्रोटीन है वो क्या कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस देखिए वो बहुत सिंपल है, आप लोगों को मुझसे बेहतर आइडिया होगा, मैं उसको खाली एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। जो भी आपके पास वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यार ये अभी तक बच्चे एडमिट हो रहे हैं, एक मिनट। जो भी आपके पास वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो तो फॉस्फोलिपिड के दरमियान से क्रॉस करके इजीली आ जाएगा, ठीक है, उसको कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। और जो आपके पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, उसको क्रॉस करवाने के लिए यू नीड चैनल्स। अच्छा जी, चैनल्स की कोई डिटेल नहीं होती,
जैसे कि हम ए लेवल में पढ़ के आ रहे होते हैं कि भाई कैरियर चैनल होता है और क्या कहते हैं कैरियर होता है, बेसिकली कैरियर प्रोटीन होता है और चैनल प्रोटीन होता है। हमें यहाँ पर इस तरह से समझने की जरूरत नहीं। तो जो दूसरे बोर्ड वाले बच्चे वो भी परेशान ना हो, जो ए लेवल वाले बच्चे वो भी परेशान ना हो, यू जस्ट नीड टू नो कि इसके अंदर जो है वो इस तरह के चैनल्स मौजूद हैं जो कि बेसिकली कैरियर और चैनल को मिला के एक ही नाम दे दे कि वो चैनल प्रोटीन मौजूद है यहाँ पर, सही है। अच्छा, इसके अंदर आपको आगे चल के थोड़ी सी डिफरेंशिएशन मिलेगी, कुछ आपको चीजें मिलेंगी जो कि वोल्टेज गेटेड है, वो इस चैप्टर में नहीं मेंशन है, वो आगे चैप्टर्स के अंदर आ जाएगा, स्पेशली बुक 2 के अंदर आएगा। वोल्टेज गेटेड चैनल जो कि बेसिकली कंट्रोल हो रहे हैं वोल्टेज के जरिए से, सही है, और आयनिक चैनल्स आ जाएंगे, सही है। ये भी कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि चैनल्स की ये दो टाइप्स हैं, ये दो नाम आगे चल के यूज हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर जानने की जरूरत ही नहीं है। सो इट्स लाइक मेकिंग थिंग्स इजियर, क्योंकि सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर आप बकायदा डिटेल में एक पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो वहां पर ए लेवल्स में। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ वन पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज सेल। सो इसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, हमने वो जानने हैं। सॉरी, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एक मिनट दीजिएगा। व्हाट अबाउट कार्बोहाइड्रेट चेन्स ऑन सम प्रोटीन? नहीं है बेटा, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है ये टॉपिक। व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन? यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है, समझा नहीं मैं। यूनिट मेम्ब्रेन से क्या मुराद है, थोड़ा सा elaborate करो। व्हाट आर ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड चेन अटैच? what about, okay, do we need to know about them? No, we do not need to know about them. We have no detail present over here, but yeah, it's good for you that you know about what actually is glycoprotein. ये हमें सबको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सही है। और एक फंक्शन के अंदर मैं हमेशा देखता हूँ कि वहां पे आपको जो है वो उस बोर्ड में भी आपको जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं अभी उसकी तरफ आऊंगा, एक कंपोनेंट छोटा सा लिखवा देता हूँ मैं उसके ऊपर। ओल्ड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन, इट वाज, अच्छा मॉडल की बात करो, नहीं बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल शामिल नहीं है। अच्छा, अब एक चीज इसको यूं शामिल कर लो कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, इसको यूं समझ लेना कि ग्लाइकोप्रोटीन आपके पास जो फंक्शन कर रहा होता है वही फंक्शन, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी मौजूद होगा, यहाँ पर आकर फंक्शन तो चेंज होना नहीं है। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इज सिंपली, इसको आप यूं समझ सकते हैं कि ये हेल्प कर रहा होता है, इट हेल्प्स इन इट्स फ्लूइडिटी भी। फ्लूइडिटी की टर्म कहीं पे भी यूज नहीं हुई भी, और हम यहाँ पर जो है ना इस चीज को इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि इट हेल्प्स इन सेल टू सेल junction. It is actually helping in cell to cell junctioning. Okay, अच्छा जी, वापस आते हैं जरा जिस चीज के ऊपर मैं मेरा जो अभी इस वक्त करंट वो चल रहा था कंपोनेंट, उसके ऊपर आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए से बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के जरिए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की कंपोनेंट्स हमने उनके हवाले से बात करनी है, और फिर हमने सेल वॉल की तरफ जाना है, ठीक है भाई। सो ओवर हियर कहाँ से स्टार्ट करें, हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है भाई। सो बल्कि छोड़ो, ऊपर की तरफ हमारे पास ऊपर की तरफ स्पेस ज्यादा है। इट्स लाइक functions of cell membrane. When you talk about functions of cell membrane, तो इसके अंदर जो है मेरे पास एक छोटा सा कंसर्न आ जाएगा, वो ये कि सर फंक्शन में तो ये भी आ जाता है ना कि किस तरह से जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है कंपोनेंट्स ऑफ सेल को, ये किस तरह से जो है वो बेसिकली difference, there is a question raised, difference between
ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस, बेटा कोई खास डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर एक ही है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर अटैच्ड है, सही है। यहाँ मैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात कर रहा हूँ, नॉट दैट केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें हो सकता है डिफरेंस हो। Okay, back to this function of cell membrane. So, a cell membrane is actually protecting the components of uh, cell. It is actually holding up the cytoplasm, and आप ये भी कह सकते हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली एक सेल का रेगुलेटर होता है, उसको जितने भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो उसका प्रोवाइडर होता है, ठीक है। और उसमें से जो जो चीजें रिमूव करनी है तो वो उसका बेसिकली एक्सक्रीशन का भी जो है वो काम परफॉर्म कर रहा होता है। और यहाँ पर जब भी कभी हम किसी भी मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे तो वही सेल मेम्ब्रेन का बेसिक असल मतलब जो फंक्शन है वो उसका मूवमेंट का फंक्शन है एक्चुअली ना। सो ओवर हियर वी नीड टू डिस्कस अबाउट टू division, two major function. One is, you can say, passive transport, and on the other hand we have over here active transport, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे पहले। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, वी ऑल नो दैट। इसके अंदर वी विल इंक्लूड सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन हो या मतलब ऑस्मोसिस हो, यू गाइस नीड टू नो वन बेसिक थिंग, दैट कोई भी सब्सटेंस कभी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी मूव करेगा, एग्जांपल ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। जब भी कोई भी सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा हमेशा ये चीज कंसीडर की जाएगी कि वो वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा तो आपके पास सिंपल ऑस्मोसिस हो जाएगा, और अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होगा तो आपके पास जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। ठीक है भाई। सो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है वो सब्सटेंस फ्रीली मूव करते हैं, चैनल ओपन होगा तो उसके थ्रू ये काम होगा। चैनल होते किस तरह के चैनल जो है ना वो आपके पास बेसिकली फ्लिप होने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके थ्रू होगा, कैरियर्स के थ्रू हो रहा होगा। जब भी कभी मैं मुझे मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर, हाँ बेटा, ऑस्मोसिस फॉर वाटर, मैं सॉरी एक मिनट सवाल पढ़ लेता हूँ आपका दोबारा से, रखिएगा। मुझे उसके लिए जरा अलग से चैट की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। There is a term alpha helix in the diagram of cell membrane. What is that? I think alpha helix is a type of coil of a polypeptide. It is secondary type of structure. आप लोगों की डिटेल डिस्कशन हो गई है ऑलरेडी, सही है, ऑलमोस्ट यही है। From Safa. Okay. So osmosis is for water soluble, right? अच्छा, सफा मैं एक चीज दोबारा से क्लियर करता हूँ, एक मिनट दो मुझे, और एक चीज के ऊपर जरा फोकस करना, ठीक है। ये जो चैनल्स की मैं बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि इसके हवाले से जो कह रहे हैं कि चैनल के थ्रू जो आपके पास मूवमेंट हो रही है, ठीक है। आना जरा वापस इस टॉपिक की तरफ। मैं कह रहा हूँ चैनल के थ्रू जो आपके पास मूवमेंट हो रही है वो किसकी होगी? वो होगी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की। देखो, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है तो वो उनको मूव करवाना है, यू नीड अ चैनल। आप इस इंटरनल मेम्ब्रेन से मूव नहीं करा सकते, फॉस्फोलिपिड के दरमियान से वाटर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को नहीं निकाल सकते। वहां से क्या जा रहा है? वहां से वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, बात समझ में आती है, इजी है, ठीक है। अब बात ये है कि डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वो है जिसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व ना हो,
मेम्ब्रेन किस में इन्वॉल्व नहीं हो रही, मेम्ब्रेन उस वक्त इन्वॉल्व नहीं हो रही जब ये चैनल इस तरह से खुल जाए, यहाँ पर आना जरा वापस, जब ये चैनल इस तरह से खुल जाए कि इसकी एक साइड और दूसरी साइड एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। देखो ये चैनल इस तरह से खुल गया कि इसकी एक साइड और दूसरी साइड कनेक्ट हो गई आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया डिफ्यूजन। कौन करवाएगा? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या है? ऑस्मोसिस के अंदर आपके पास ये गॉट सिंपल मेम्ब्रेन, एनी सब्सटेंस मूविंग थ्रू दैट। अच्छा जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है हमारे लिए क्योंकि हम दोनों साइड के ऊपर ऑस्मोसिस की टर्म, मैं यहाँ पर भी ऑस्मोसिस की टर्म यूज कर सकता हूँ। असल मकसद क्या होता है? असल मकसद ये होता है कि हम इस चीज को जहन में रखें कि जब भी कभी ऑस्मोसिस की बात हो रही है तो ऑस्मोसिस बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट कर रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो बेसिकली आपके पास दो चीजों के दरमियान में होता है, दो फ्लूइड्स के दरमियान में होता है। अच्छा, इस पर जाने से पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की मैंने बात कर तो दी है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ ताकि मैं ये जो आपके पास दो चीजों के प्रेशर है इनको डिफाइन कर सकूँ। दो चीजें कौन सी आपकी बॉडी में, छोटा सा सवाल है मेरा, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद है? आप लोग जवाब टाइप करके जल्दी से दे सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, फ्लूइड, कोई सा भी फ्लूइड किस किस शक्ल में, किस किस टाइप में मौजूद है? सही है, ओके। ब्लड, ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर, गुड। प्लाज्मा वही चीज हो गई, ओके। प्लाज्मा के अलावा बेटा और टिश्यू फ्लूइड, ओके। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, गुड। साइटोप्लाज्म, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, अमेजिंग, जबरदस्त। व्हाट्स द थिंग अंडरनीथ डिफ्यूजन? आई एम कंफ्यूज्ड बेटा। अंडरनीथ डिफ्यूजन इट्स लाइक a protein structure, a protein channel, okay, don't be confused, okay। सही है। डाइजेस्टिव जूसेस बॉडी फ्लूइड नहीं है बेटा वो, हाँ मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, बॉडी फ्लूइड ही है बट नॉट दैट बॉडी फ्लूइड जिसको कि हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक अलग ही फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, इसके अंदर अब देखो एक चीज है, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ये समझ। HCl एसिड, हाँ ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस को आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं जरा एक चीज समझाता हूँ, जिसमें तुम्हारी बॉडी के अंदर जिस फ्लूइड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है वो फ्लूइड कौन कौन से हैं? आपके पास सबसे पहली चीज आ जाएगी ब्लड प्लाज्मा, सही है, ज्यादा नहीं है, तीन चीजें। ब्लड प्लाज्मा, जरा नाम समझना और नामों की अरेंजमेंट समझना। हम हमेशा से ये चीज पढ़ते हैं लेकिन हमने कभी इसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। हमने डिफाइन क्या नहीं किया, हमने डिफाइन नहीं किया ऑस्मोटिक प्रेशर कौन बनाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन कौन से फ्लूइड्स बनाते हैं, ये डिस्कस करें ना। ब्लड प्लाज्मा पहला फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा से बनेगा लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम में दूसरा फ्लूइड, लिम्फ से बनेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो कि आप अगर ट्रांसलेट करें इस टर्म को, इट सेज सेल के बाहर का फ्लूइड। It's easy to understand. The fluid that is present outside the cell is called extracellular fluid. Easy. अब यही जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये टिश्यू के दरमियान का फ्लूइड भी तो है। I mean you're saying the fluid that is present inside the tissue. जो inside the tissue मौजूद है वही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सही है। तो जो inside the tissue हो गया वो हो गया interstitial फ्लूइड, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये बेसिकली कैसे बना था? ये बना था लिम्फ से, और लिम्फ वाले से पूछेगा आप कैसे बने थे तो कहेगा ब्लड प्लाज्मा से। तो ये एक दूसरे से बन रहे हैं और इन तीनों चीजों के अंदर एक चीज का फर्क है, और वो चीज क्या है? वो है इनके ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ वाटर पोटेंशियल। इन तीनों के अंदर किस चीज का फर्क आएगा? इन तीनों के अंदर वाटर पोटेंशियल का फर्क आएगा।
और अब असल फ्लूइड की तरफ जाते हैं कि इन तीनों के वाटर पोटेंशियल जिस चीज से डिफर कर रहे होंगे वो है आपके पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी तो भाई फ्लूइड है ना, सेल के अंदर का फ्लूइड है तो फ्लूइड। अल्टीमेटली ब्लड प्लाज्मा को कनेक्ट करना था साइटोप्लाज्म से, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते थे, तो डायरेक्ट कनेक्शन जब नहीं हो पाया तो वो गया पहले किसके पास, लिम्फ के पास, फिर वहां से गया वो ईसीएफ के पास, और ईसीएफ से गया वो साइटोप्लाज्म के पास। ठीक है, so now this is the root। अच्छा, इससे इसका क्या ताल्लुक है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझानी थी, वो थी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वाटर पोटेंशियल जिसे आप कहते हैं, बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हें एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। डू यू नो, ये अगेन एक क्वेश्चन है और ये आप लोगों ने जल्दी से इसका जवाब देना है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। ठीक है, जो कि अब जवाब देंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट्स। आई नो टॉपिक से बड़ा हटके लग रहा होगा, बट थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है शायद। व्हाट इज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट्स। अब फ्लूइड लीकेज, अहमद समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एलैबोरेट करो। बिल्ड ऑफ ब्लड टिश्यू इन ब्रेन, ओके। एडिमा, हाई वाटर पोटेंशियल, ओके। डिजीज क्या हो सकती है, हाँ, इट्स फ्रॉम रुमेसा काजी, dehydration, perfect। Dehydration is a major cause of death in infant। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका पता है क्या होता है, उनका सबसे बड़ा मसला होता है उनको मोशन लग जाए, लूज टू। जो पीड्स में ना मुझसे कभी काम नहीं किया गया, मसला ही था, वो हर दूसरा बच्चा आता था डिहाइड्रेशन के साथ। एक बड़े आदमी के लिए आप एक, आपके पास अगर एक पेशेंट आ रहा है, उसकी अगर एज लेट सपोज 30-35 साल है, 40 साल है, वो उसको वो कहेगा मुझे आज 10 एपिसोड्स हो गए लूज स्टूल के, मैं कहूंगा इट्स ओके फाइन, नो इश्यू, हम आपका फ्लूइड रिप्लेस कर देंगे। एक बच्चा आया गया, उसकी माँ कह रही है कि इसको सुबह से लेकर अब तक जो है ना 10 एपिसोड हो गए, मतलब अब आप जो है ना उसको आईसीयू में डालो, क्रिटिकल है भाई वो बंदा, बच्चा। क्यों, इन्फेंट है ना, तो वो अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, रिहाइड्रेट कर लेगा तो आयन सेटल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज समझते हैं कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर ये सवाल क्यों जनरेट किया। तो बच्चा एक बात आप लोग समझना कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर, लिम्फ के अंदर, ईसीएफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो अमाउंट ऑफ पोटेशियम और सोडियम आयन होता है, जो अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन सोडियम आयन होता है, वो साइटोप्लाज्म के अमाउंट से डिफर करता है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास न ए लेवल में मौजूद है न सिन बोर्ड में मौजूद है। इंशाल्लाह आप जब आगे चल के डॉक्टर बनेंगे और फर्स्ट ईयर के अंदर आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर सेल फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसमें आप मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो आपको शायद मेरी बात भी याद आएगी कि सर ने हमें बताया था कि इसका डिफरेंस होता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी उसकी बड़ी जबरदस्ती मिसाल दे रहा हूँ कि इसका डिफरेंस होता कितना क्रिटिकल है, ये समझाने के लिए। आपने एक एलिमेंट सुना होगा कि हमारे जो ईसीएफ है, जो हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है। वो जो पोटेशियम है उसका रेंज होता है और बहुत ही कम सा रेंज होता है। कम रेंज से मतलब ये कि 3.5 मिली इक्विवेलेंट से लेकर, यानी कि 3.5 के यूनिट से लेकर 5.5 के यूनिट के दरमियान होता है। अगर उससे ज्यादा या इससे कम हो जाए तो डेथ कॉज कर सकता है। बच्चों में यही होता है मसला। पोटेशियम आयन जो कि सेल के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर इतना है, वो सेल के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर, इसके कंपोनेंट के अंदर बहुत ज्यादा कम होता है। ओ सॉरी, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, सही है। कितना होता है, अराउंड 140। ठीक है, जो कि बाहर 3 से 5 यूनिट चल रहा है, वो अंदर 140 यूनिट तक पहुंचा हुआ है। सोडियम को उल्टा कर दें आप, सोडियम बाहर 140 के यूनिट तक होता है अराउंड, और अंदर जो है ना वो 20-30 के यूनिट तक होता है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये इनका ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करता है, और यही तो चार्जेस भी डेवलप करते हैं। यही चीज तो आप जो है वो पढ़ते हैं कि न्यूरॉन के अंदर जो है वो बाहर, सेल के बाहर जो है वो सोडियम मौजूद था, वो सेल के अंदर आ गया जब कंडक्शन हुई इम्पल्स की, है ना, सेम थिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं, वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो गए हम लोग, जरा डिटेल में ज्यादा चले गए।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके पास, अच्छा यहाँ पे जगह कम है मेरे पास, सो आई एम जस्ट मूविंग डाउन ओवर हियर। जब मैं पिक्चर भेजूंगा तो याद रखिएगा सर ने इस जगह से हमें यहाँ पर कंटिन्यू करवा दिया था, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसके अंदर आपको एनर्जी चाहिए होती है। ये बात मैं लिख देता हूँ, चलो खैर है, लिखनी नहीं चाहिए वैसे, ये बात आपको पता होगी, बट फिर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट needs energy for movement of substances, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कोई एग्जांपल है। तो भाई ये सेल की आउटसाइड है, ये सेल की इनसाइड है। लेट्स सपोज इनर साइड ऑफ द सेल कैरी मोर पोटेशियम, outer side of the cell carry more sodium, ओके। इम्पल्स आ गई, एक्सचेंज हो गया, सही है। और ये बेसिकली ज्यादा से हो गया कम सोडियम, क्योंकि अंदर चला गया था, सही है। वो जो अंदर गया था वो नॉर्मली गया था, और ये आपके पास हो गया पोटेशियम कम क्योंकि बाहर चला गया। तो अब एक चैनल आएगा आपके पास जिसको हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला चैनल, जिसको हम लोग पंप कहते हैं। आप लोग पंप के नाम से जानते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है ये। सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल भी कहते हैं कुछ लोग इसको, एटीपेस चैनल, सही है। सो इस चैनल के थ्रू जो सोडियम था जो कि अंदर चला गया था वो वापस बाहर आएगा, ठीक है। और जो पोटेशियम बाहर चला गया था वो वापस अंदर आएगा। तो ये यहाँ पर आपके पास प्रोसेस होगा एक्सचेंज का। और ये जो आपके पास एक्सचेंज होगी, इस एक्सचेंज के जरिए से हम एक बात इसमें जानते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास एक्सचेंज होगी वो एक्सचेंज एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन अमीबॉइड मूवमेंट करवाती है। आपने टर्म शायद पहली दफा सुनेगी, लेकिन ये टर्म क्योंकि आगे आने वाली है इसलिए मैं इस चीज को वाजे कर दूं कि एक मौसूफ है, एक साहब है, इनका नाम है अमीबा। अमीबा साहब जो है ना, ये फेडरल बोर्ड की बुक में और खास तौर से सिंध बोर्ड की बुक में बहुत मकबूलियत रखते हैं, बहुत मशहूर है, ठीक है। Now when he's talking about this amoeba, amoeba is एक इस तरह का फॉल्स फीट रखने वाला, अजीब सा वेवी सा नेचर रखने वाला ऑर्गेनिज्म है। हमने ए लेवल के अंदर इतना ज्यादा नहीं पढ़ा अमीबा के हवाले से, हमें यहाँ पर भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस खाली ये पढ़ना है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, हमने ये पढ़ना था कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, हमने ये भी पढ़ना होगा कि उसके अंदर और दूसरे होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अमीबा क्या करवाता है? अमीबा अमीबॉइड मूवमेंट करवाता है ना। आप इसके स्ट्रक्चर देख के जान रहे होंगे कि भाई चलो इसको मूव करवाना था आगे, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे मूव करवा, अमीबॉइड मूवमेंट करवा रहा है, सही है। ये अमीबॉइड मूवमेंट में क्या हुआ, कहीं से भी उसने एक्सटेंशन डेवलप कर दी और फिर कहीं पे भी उस एक्सटेंशन को मूव करवा दिया, ऐसे करके रोटेशन करवाई। तो आपकी बॉडी में आपका सेल भी ऐसा काम कर रहा होता है कभी कभार, जब उसको कोई सब्सटेंस खाना होता है। जब आप लेट सपोज, इसको मैं इस तरह से कहूं कि आपके जब किसी पर्टिकुलर सेल को फेगोसाइटोसिस करनी होती है तब ऐसा होता है। फेगोसाइटोसिस कैसे होती है भाई? हमने कोई लेट सपोज डेब्रिस है, वो रिमूव करना है, उसको खाना है, सही है। फेगोसाइट्स ने खाना है उसको, क्या क्या प्रोसीजर क्या करेगा, वो किस तरह से मूवमेंट होगी? एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एक ही तरह की चीज है बेसिकली। एंडोसाइटोसिस की दोनों टाइप्स हैं, सही है। फेगोसोम्स बनेंगे बेटा, गुड, जबरदस्त, इनगल्फमेंट होगी, ठीक है। ये भी सही है यावर। और कोई बात ऐड करना चाहेगा? अच्छा चलो जल्दी से बताओ, इनगल्फमेंट का एक पार्ट है, मुझे पता तुम लोग बता दोगे, एक पार्ट है फेगोसाइटोसिस, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरी कौन सी साइटोसिस है?
हाँ जबरदस्त, बेहतरीन। ये बड़ा मजा आता है ना, धड़ाधड़ जवाब आता है। Pinocytosis. So phagocytosis means intake of solid material. Pinocytosis means intake of liquid material. Intake of solid material and then intake of liquid material. ठीक है भाई, होगा क्या? वही होगा कि सेल है, लेट सपोज ना आपकी बॉडी के अंदर इतनी वेवी सेल्स नहीं होगी, तो वो इस तरह का एक, ये न्यूक्लियस आ गया इसका, वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसके अंदर जो सब्सटेंस था वो इसने अपने अंदर सेल के इस पर्टिकुलर वैक्यूल के अंदर उसने इंक्लूड कर लिया और ये फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इनवर्ट मूवमेंट करवाएगा तो ये फेगोसाइटोसिस करवा रहा है, एंडोसाइटोसिस करवा रहा है, और अगर इस तरह से मूवमेंट करवाएगा तो ये एक्सोसाइटोसिस करवा रहा है। ठीक है भाई। अच्छा जी, एक्सोसाइटोसिस कहां पर होगी? एक्सोसाइटोसिस जो है एक्सक्रीशन में भी हेल्प आउट कर सकती है, एक्सक्रीशन के अलावा सिक्रीशन में। सिक्रीशन किस चीज की होती है? सिक्रीशन होती है हार्मोन्स की। सो इट इज एंजाइम्स की, गैस्ट्रिक जूसेस की, इस तरह की चीजों की सिक्रीशन हो रही है, सिक्रीशन में तो बेतहाशा हेल्प कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। ओके, अच्छा जी, सेल वॉल मैं सवाल पूछते जाऊंगा, आप लोग जवाब दे जाएंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि माशाल्लाह से आप लोगों को इस चीज का पता होगा। हाँ बेटा होगा, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी इंशाल्लाह, अभी मेरे पास तो हो तो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। सेल वॉल बता सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल किस स्ट्रक्चर की बनी हुई है? ओके गुड, सेल्यूलोज की। सेल वॉल इन plant cell is made up of cellulose. Okay, who will be telling me about fungi? Chitin. Okay, good. You guys know. Okay, last one. Who will be telling me about bacterial cells? बेटा माइक म्यूट करो जिसका माइक ऑन हो गया है। सुना क्या? आइस नहीं, वो रिकॉर्डिंग बाकी टाइम एक मिनट। क्या रिकॉर्डिंग? हुबा बेटा आपका माइक ऑन हो गया है, हुबा इसको म्यूट करो प्लीज। ओके, एक मिनट में वापस स्क्रीन की तरफ आ जाऊं। हाँ, सो हमारे पास आ गया, तीन कंपोनेंट्स आ गए। प्लांट सेल जिसका सेल्यूलोज है, फंजाई जिसके पास काइटिन है, बैक्टीरिया जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल वो है जो कि शेप, स्ट्रक्चर और उसका ये समझ लो कि फेस कंपोनेंट बना देगा, मतलब एक सेल ऐसा दिखेगा। ये कौन बताएगा? ये शेप उसका बताएगा, और शेप कौन बना रहा है? शेप सेल वॉल बना रहा है। When you're talking about cell wall is actually a carbohydrate structure. ठीक है, अगर आप देखें इन तीनों के कंपोनेंट के अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो है कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है और पॉलीमर होता है कार्बोहाइड्रेट का। काइटिन भी पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। पेप्टाइड और ग्लाइकन भी पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास आ जाती है एक पर्टिकुलर थिंग, वो ये कि ये जो सेल वॉल है ये वाटर रिपेलेंट स्ट्रक्चर होता है ना। यू नीड टू नो अबाउट दिस, दैट सेल वॉल इज water
रिपेलेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, बाज दफा ऐसी बात मैं बता रहा हूँ कि बाज औकात ऐसा हो जाता है कि मैं स्पेलिंग्स गलत लिख रहा होता हूँ, तो उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। अगर कहीं पे तुम्हें लगे कि कोई स्पेलिंग मैंने गलत मेंशन करी तो वो आप अपने पास सही मेंशन कर लेना। डज नॉट वाटर एडहेयर टू सेल्यूलोज। हाँ, एक बात तुम्हारी सही है बेटा, तुमने जो जिसने भी सवाल पूछा, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, सॉरी, कि वाटर एडहेयर करता है, तो अगर एडहेयर कर रहा है इससे तो फिर ये वाटर रिपेलेंट कैसे हुआ? वाटर रिपेलेंट ये इस तरह से होता है कि अच्छा, वाटर एडहेयर किस तरह से कर रहा होता है ये समझना होगा ना अगर, तो आपको एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस समझनी होंगी, सही है। जैसे कभी तुमने वैक्स के ऊपर पानी को गिरते हुए देखा है, एक जमे हुए वैक्स के ऊपर पानी जैसे उसके ऊपर आएगा तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो फैलेंगे नहीं, वो डिस्पर्स नहीं होंगे, वो बकायदा एक बबल बना लेंगे। वो उनकी अपनी कोहेसिव फोर्सेस, क्यों? क्योंकि उनको एडहेशन नहीं मिला। वो मरकरी जैसा कुछ, मैं ये नहीं बोला बिल्कुल मरकरी जैसा काम करना शुरू कर देंगे कि बकायदा आप जब वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को उठा लोगे अलग हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है वो। लेकिन उस सरफेस के ऊपर जो है ना उनका मूवमेंट कुछ वैसे ही हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, शुडंट सेल्यूलोज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट? नहीं, मैं इसकी तरफ जो है वो इस तरह से नहीं जाऊंगा कि सेल्यूलोज जो है वो वाटर में किसी भी तरह से अटैचमेंट नहीं रखता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वीक वैंडरवॉल फोर्सेस कुछ बनती हैं, जैसे कि कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, बट दैट इज व्हाट दे आर नॉट रिएक्टिंग विद। ओके, आप ये नहीं कहेंगे कि वाटर रिएक्ट कर रहा है, सही है, या वाटर में सेल्यूलोज डिसॉल्व हो रहा है। तो जब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा या उसका रिएक्ट नहीं कर पा रहा और उसको अपने आर पार नहीं जाने दे रहा, क्रॉस नहीं करने दे रहा, वाटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द सेल वॉल और सेल्यूलोज स्ट्रक्चर और एनी पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट will not allow the water to move through it. हाँ बेटा, सेल्यूलोज में OH ग्रुप होते हैं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, बोल रहा हूँ कि हाँ बनाते हैं, सही है। बट इट इज जो टर्म मैंने वाटर रिपेलेंट की रखी है ना यहाँ पे, इसको समझना। आई एम टेलिंग यू कि हाँ हो सकता है, चलो वाटर रिपेलेंट तो मैं थोड़ा सा मिसलीडिंग लग रहा हो, इट्स ओके फाइन, हम इसको चेंज कर देते हैं ना। हम इसको कहेंगे कि सेल्यूलोज या सेल वॉल is insoluble in water। अब सही है, रिपेलेंट से मकसद ये था बताना कि वो अक्रॉस द सेल वॉल वाटर को मूव करने नहीं देते, ठीक है। चलो कंफ्यूजन दूर और बात क्लियर। अच्छा जी, इसी तरह से एक दूसरे कंपोनेंट की तरफ लेकर आता हूँ मैं तुम लोगों को। इस चीज को समझना है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल हैज 3 different layers, and when you're talking about cell wall you need to talk about middle lamella, primary wall and the secondary wall. Sometimes cell wall also carry the tertiary wall depending upon that how old the cell is, ठीक है। मिडिल lamella, primary wall and secondary wall, okay। मिडिल lamella की अगर बात करें, अच्छा इसके बाद अभी आप लोगों की कोई क्लास है? बिकॉज मैंने टाइम देखा नहीं, वी आर हम थोड़ा सा आगे निकल गए टाइम। आप लोगों की अगर कोई क्लास है तो मुझे बता दें, और अगर नहीं है तो मुझे 5 मिनट और दे दें, मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, इफ इट्स ओके विद यू गाइस। नो, ओके, यू आर नॉट हैविंग एनी क्लास राइट नाउ, हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके थोड़ा सा बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए सेल वॉल का, देन आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट, अच्छा मैं ग्रुप पे मैसेज तो आया है, नॉट श्योर। अभी फिजिक्स की क्लास है आप लोगों की? किस किस की क्लास है, मतलब क्लास है लिख के जरा जल्दी से मैसेज कर दो, इट्स नॉट नाउ।
अच्छा अभी आप लोग सब फ्री हैं, इसके बाद कोई बॉन्डिंग तो नहीं है कहीं पर ना? Didn't tell us about time. ओके ठीक है, मैं सर हसनैन की कोई क्लास अभी फौरन नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो मैसेज करेंगे ग्रुप पे, सही है? मेरे पास मैसेज आता है जैसे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? अभी इस वक्त तक तो नहीं आया, तो जल्दी से टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं सॉरी टाइम देखा नहीं, आज मैं लेट हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा था, फिर मुझे कनेक्शन करवा आने के लिए उसको कॉल करना पड़ा, कुछ इशू हुआ था। अच्छा जी, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये हमें समझना पड़ेगा कि इनकी अरेंजमेंट कैसी है। अब समझने के लिए जाहिर सी बात है कि डायग्राम के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होता। तो एक सेल ये रहा, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल में तो होती भी नहीं। और दूसरा सेल ये है, ठीक है? मैं कलर्स के ऊपर बात करूंगा, सही है? कलर्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ मिडिल लैमेला की बात करते हैं। मैंने इसको ब्लू कलर से बनाया, ये जो ब्लू कलर वॉल है ये आपके पास बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? वो सेल वॉल नहीं है। ये एक लेयर आ रही है बेटा, गौर करना, ये लेयर जो है ना दोनों सेल्स के लिए कॉमन है। अगर आप गौर से देखें तो दोनों सेल्स के लिए ये ब्लैक लेयर कॉमन हो रही है, ठीक है? अच्छा जी, कोई मसला नहीं। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास एक एक और लेयर आ गई। अच्छा जब मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन रख दिया हम लोगों ने, ऐसे ही रखना नहीं चाहिए था, मुझे खुद बतानी चाहिए, लेकिन चलो सही है, क्वेश्चन पूछना ज्यादा अच्छा रहता है। एक ग्रीन लेयर आ रही है, या आई जस्ट ड्रॉ द मिडिल लैमेला, मैंने मिडिल लैमेला बनाया ब्लैक से, सही है? मैं इसको टोटली जूम कर देता हूँ। और अब मैंने जो है वो ग्रीन से बना दिया आपके पास एक और वॉल, ठीक है? और फिर रेड से एक और वॉल बना रहा हूँ। तो भाई बच्चों बताना ही है आप लोगों ने जल्दी से कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल कौन सी है, रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट करते हुए बताना है। प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, दीज आर द टू सेल्स। ग्रीन इज प्राइमरी, बस एक ही जवाब आया। ब्लैक वन लेबल कर देते ना पहले, ब्लैक वन इज मिडिल लैमेला, ठीक है? ग्रीन वन इज, green is primary, okay, and the red one is good, red one is secondary, ठीक है? बेस्ट है। अब मतलब क्यों, सवाल तो ये भी है ना, लाइक व्हाई द मिडिल लैमेला समझ में आता है, बीच में है, इससे सबसे पहली वॉल मिडिल लैमेला, दैट इज द कॉमन, दैट इज द ओनली कॉमन लेयर फॉर बोथ द सेल्स, दैट इज मिडिल लैमेला। समझ में आता है दैट उसके बाद जो है वो जो वॉल है वो प्राइमरी वॉल है, ठीक है? बट ऐसा अजीब सा नहीं कि पहले प्राइमरी वॉल बाहर आ गई, सेकेंडरी वॉल अंदर आ गई, क्यों? पहले इस तरफ प्राइमरी को होना चाहिए ना, अंदर से, फिर बाहर वो आनी चाहिए। हम्म मिडिल लैमेला फॉर्म सेल प्लेट, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेल प्लेट बनाता है, ठीक है? ठीक है। मैं आपकी बात को सबकी बात को समझते हुए एक पॉइंट खाली यहाँ पे रख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। अच्छा सही है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, दैट्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, सारी बातें एक्सेप्टेबल हैं। एक सिंपल सी बात रख रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट आप लोग कर लेंगे, सही है? मैं कह रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन से सिक्रीशंस सिक्रीट हुई थी, तो सेल वॉल बनी। फॉर सेल मेम्ब्रेन की तरफ से, सेल से secretion, the cell secretes some secretion which forms cell membrane, sorry cell wall, सही है? तो जब यहां से secretion आ रही थी, जो पहले वॉल बनी, the very first wall, that was middle lamella। क्यों मिडिल लैमेला? बिकॉज वो सेल प्लेट है, सही है? उसके बाद जो मजीद सिक्रीशंस आई तो उन्होंने जो वॉल बनाई, दैट वाज द फर्स्ट वॉल, प्राइमरी वॉल, पहली वॉल,
पहले बनने वाली वॉल, जाहिर सी बात है कि वो आगे शिफ्ट हो जाएगी जब यहाँ पर मजीद और secretions आएंगी. When you are having more secretions, that is the secondary secretions that forms the secondary wall. Okay, so प्राइमरी पहले बनी, सेकेंडरी बाद में बनी, इसलिए इनका नाम प्राइमरी और सेकेंडरी है. और इनके स्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा फर्क होता है. जब आप प्राइमरी वॉल की बात करते हैं, चलो यहाँ पर आते हैं, अब मिडिल लैमेला की बात करते हैं, तो इसके लिए कहते हैं कि भाई ये सेल प्लेट बनाता है. ओके, इट्स गुड, समझ में आती है बात. दूसरी चीज आप कहते हैं कि ये सीमेंटिंग लेयर बनाता है दो सेल्स के दरमियान. सही है, कॉमन बिटवीन टू सेल्स. ठीक है. अच्छा जी, तीसरी बात आती है इसके अंदर, ये कह रहा है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ है. कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ स्ट्रक्चर है. गुड, ओके, फाइन. अच्छा जी, इसके अलावा हमें कहा जाता है प्राइमरी वॉल की बात करें अगर हम लोग, तो पहला प्रोडक्ट है सेल का, जो कि सेल के प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट हुआ है. कोई सेल होता है ना, जैसे पैरेनकाइमल सेल हो गया, उसके पास कोई वॉल हो ना हो, उसके पास मिडिल लैमेला होगा लास्ट में. सही है, प्राइमरी सेकेंडरी हो या ना हो, टर्शियरी तो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं. ठीक है, प्राइमरी वॉल के अंदर यू विल से दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेल, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल. सही है. इसके अंदर जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है सर फैजान ने हमें ज्वाइन किया सर. हाँ आई नो, मेरे ख्याल से टाइम शायद ऊपर हो गया. मुझे खाली 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को. इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज 50% मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास 25% सेल्यूलोज है, और रिमेनिंग 25% जो है वो पैक्टेट सब्सटेंसेस होते हैं. या सेल वॉल इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक नहीं होता इसका नेचर. और सेकेंडरी वॉल की अगर आप बात करें तो सेकेंडरी वॉल जो है वो सिंपली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेकेंडरी डिपोजिशन यानी कि इसके अंदर आपके पास लिग्निन डिपॉजिट होता है, और दूसरे कंपोनेंट्स डिपॉजिट्स हुए हुए होते हैं, लिग्निन और पैक्टेट, पैक्टिन वगैरह, पैक्टिन लिख देते हैं इसको. ठीक है. अच्छा जी, मैं जल्दी से आप लोगों के चैट की तरफ आ जाता हूँ ताकि हम लोग फिर इसको वाइंड अप करेंगे बात को. अच्छा जी, cell wall is हाइड्रोफिलिक अकॉर्डिंग टू सिन. बेटा हाइड्रोफिलिक इन अ सेंस कि वो खुद वाटर को अपने पास अट्रैक्ट करेगा लेकिन अक्रॉस नहीं जाने देगा. ठीक है, यही थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि जब मैंने वाटर रिपेलेंट लिखा था तो जो बात डिस्कस हुई थी दैट वाज द सेम थिंग. व्हाट इज हेमीसेल्यूलोज? हेमीसेल्यूलोज इज जस्ट लाइक सेल्यूलोज, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. एक क्वेश्चन है व्हाट इज हेमीसेल्यूलोज, so it's just like cellulose but it's a little bit different structure. chemical composition इसका change होगा, और chemical composition का जो change है वो हमें ऐसे फर्क नहीं पड़ता उसको जाने से, but yeah it's different from cellulose की chain different होती है, और because first order protoplast. ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, उसके अंदर चाहो तो ग्रुप में पूछ लो, चाहो तो उसमें से नंबर निकाल के अलग से पूछ लेना. You guys are all welcome for that. I'm like once again I'm sorry आज की क्लास लेट होने के लिए, and that's it. जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे भेज दीजिएगा. ठीक है, अल्लाह हाफिज.